हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। यानी भारत के संविधान की, जो भारत का संविधान बनेगा उसका विकास कैसे हुआ है, कैसे हम भारत के संविधान तक पहुंचे। तो उससे पहले की सारी हम कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के प्लासी, बक्सर, इलाहाबाद की संधि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम भारत के संविधान के विकास की बात करें तो हम उसको दो चरणों में पढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। अगर हम भारत के संवैधानिक विकास को देखें तो हम दो प्रकार से पढ़ते हैं इसको। दो प्रकार से, एक कंपनी का शासन जो रहा है 1773 से लेकर 1857 तक, और जो दूसरा हम पढ़ते हैं वो है ताज का शासन। ताज का शासन का जो टाइम है वो 1858 से लेकर के 1947 तक। हम दो चरणों में पढ़ने वाले हैं संवैधानिक विकास को। यानी एक चरण वो जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर रहा है, और दूसरा चरण वो जहां ताज का शासन भारत पर रहा है। ताज का शासन मतलब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में 1858 में भारत की बागडोर रानी विक्टोरिया के हाथों में पहुंच जाएगी, और वो एक वायसराय नियुक्त करेगी गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके, और एक ब्रिटिश सचिव यानी एक भारत सचिव की नियुक्ति होगी जो ब्रिटेन में बैठेगा। उसके बाद में ब्रिटेन से सीधा शासन चलेगा। लेकिन शुरू में कहां से शासन चल रहा था? 1773 यानी 1857 तक कंपनी का शासन। यदि हम सबसे पहले बात करें कि ये सब कंपनी का शासन, ताज का शासन, इसकी नींव कहां से है? कंपनी भारत कब आई, कंपनी की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। ब्रिटेन का, जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा व्यापारियों का ग्रुप तथा वहां के कुछ विशेष वर्ग का इस कंपनी में लगा हुआ था शेयर। और जो ग्रुप ब्रिटेन की महारानी, यानी ब्रिटेन की जो महारानी थी उस समय, महारानी, उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। यानी जो ब्रिटेन की महारानी थी उसका नाम क्या था? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम महारानी कब थी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। उस समय इसमें जो पैसा लगा था वहां के विशेष वर्ग का, उसमें शेयर था, और वहां के ब्रिटेन के बड़े बड़े व्यापारियों का। इन व्यापारियों ने, इस विशेष वर्ग ने एलिजाबेथ रानी के सामने प्रस्ताव रखा कि हम भी पूर्वी, यानी हम भी एशिया में व्यापार करने जाएंगे, और एशिया में व्यापार करने जाएंगे, इंडिया में व्यापार करने जाएंगे। इंडिया में व्यापार करने का मतलब ये, अगर हम इंग्लैंड से देखें, इंडिया पूर्व में पड़ता है, इसीलिए इसका कंपनी का नाम ये ईस्ट इंडिया, यानी ईस्ट मतलब पूर्व, इंडिया मतलब भारत, यानी पूर्व में भारत है, उसमें कंपनी की स्थापना करके उसमें एक व्यापार करने वाले हैं। तो बात क्वेश्चन ये आता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का शासक कौन था? भारत का मुगल बादशाह
अगर भारत के मुगल बादशाह की बात करें उस समय, तो उस समय भारत में मुगल बादशाह था अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यानी क्वेश्चन दोनों ही आ चुके हैं पेपर में कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस ग्रुप ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है उस ग्रुप को कहा जाता है मर्चेंट एडवेंचर्स। यानी उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, मर्चेंट एडवेंचर्स। इस मर्चेंट एडवेंचर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हो गई, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों स्थापना 31 दिसंबर को हो गई, लेकिन ये कंपनी भारत कब आई, भारत आगमन, यानी कंपनी भारत कब आई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भारत ये कंपनी 1608 ईस्वी में आई। यानी 1608 ईस्वी में कंपनी भारत आई। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हमें ये जानकारी करनी है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हो रही है ये कंपनी कितने समय के लिए बनी है। तो ये कंपनी शुरू में व्यापार करने के लिए कितने साल के लिए बनी थी, कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए। ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आ रही है, तो ये भारत में कब आई कंपनी ईस्ट इंडिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, 1608 में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि जब कंपनी भारत आई तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह। अगर मुगल बादशाह की बात करें तो उस समय अकबर का पुत्र जहांगीर था। कौन था, जहांगीर। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही है तो उस समय जो भारत में मुगल बादशाह है उस समय जहांगीर है। ये जहांगीर है, जहांगीर आगरा में बैठा था उस समय, आगरा के किले में अपना शासन स्थापित, यानी आगरा के किले में रहता था। तो उसी समय जो कंपनी भारत आई, इस कंपनी के साथ एक व्यक्ति भारत आया जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये जहांगीर के दरबार में गया और इस कैप्टन हॉकिंस पे जो भाषा आती थी, नाम क्या है, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये इंग्लिश के साथ साथ फारसी भाषा भी जानता था। कौन सी भाषा जानता था, फारसी। और फारसी मुगलों की राजकीय भाषा थी, यानी फारसी मुगलों की भाषा थी। इसीलिए इस कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने खुश होकर और कैप्टन हॉकिंस को कंपनी भारत में फैक्ट्री खोलने का आदेश दे दिया। जब भारत में फैक्ट्री खोलने का आदेश दे दिया और साथ की साथ इस कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। इंग्लिश खां की उपाधि। यानी किसकी उपाधि दे दी, इंग्लिश खां की। तो इंग्लिश खां की उपाधि दे दी इस कैप्टन हॉकिंस को और इससे कह दिया जाइए आप व्यापार करिए। तो इन्होंने 1608 में ही सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन भारत में 1498 में ही आ चुके हैं पुर्तगाली। जब पुर्तगाली ज्यादातर इन बंदरगाहों पर कब्जा कर रखा था तो इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया अंग्रेजों से। जब अंग्रेजों से मना किया तो अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए, इनमें झड़प भी होती, युद्ध भी होता है, हार जाते हैं अंग्रेज, नए नए आए, तो इन्होंने बात टालते हुए अपनी जो फैक्ट्री अस्थाई 1608 में मसूलीपट्टनम में लगा दी। 1608 में कहां पर लगा दी, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम, ये जो मसूलीपट्टनम है इसे
पट्टनम भी कहा जाता है। और ये जो मछलीपट्टनम है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यानी इन्हें पहले जो व्यापार करने के लिए जो फैक्ट्री खोलने की जो बात हुई वो सूरत में हुई। सूरत में इन्होंने जैसे अपनी फैक्ट्री खोलने का काम शुरू किया, पुर्तगालियों ने क्लियर मना कर दिया, झड़प भी हुई, ये मान गए। शुरू में आए नए आए ने जानकारी है ही नहीं है यहाँ की, तो इन्होंने क्या किया, अपनी अस्थाई कैसी फैक्ट्री है ये, अस्थाई फैक्ट्री खोली। लेकिन समय बदला इनका। जैसे इनका समय बदला, इन्होंने 1613 में आकर सूरत में अपनी स्थायी फैक्ट्री खोल दी। यानी इन्होंने अपनी स्थायी फैक्ट्री कब खोली, 1613 ईस्वी में। पेपर में क्वेश्चन आए आपसे पूछे कि अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री कब खोली, 1608 में। क्योंकि सूरत में खोलने वाले थे, पुर्तगालियों के मना करने के बावजूद ये फिर सूरत से चले गए और इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोल दी। लेकिन मसूलीपट्टनम से ज्यादा अगर हम इंग्लैंड की तरफ से जाएं तो उधर और ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, भारत का बंगाल की खाड़ी होते हुए आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सीधे आएंगे तो अरब सागर से होते हुए हम सीधे सूरत के रास्ते से हम भारत में एंट्री कर सकते थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने आगे चल करके पुर्तगालियों को पराजित किया और पुर्तगालियों को पराजित करने के बाद में 1613 ईस्वी में इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थायी खोल दी। ये कैसी फैक्ट्री है, स्थायी। इन्होंने स्थायी फैक्ट्री खोल दी। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। इससे आगे की कहानी, इन्होंने धीमे धीमे अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। धीमे धीमे इन्होंने मद्रास में एक फैक्ट्री खोली। मद्रास के बाद में इन्होंने बंबई की स्थापना की और बंबई के बाद इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की। बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इनकी जो स्थापना की गई है, इन्हीं तीनों जो बंगाल, मद्रास और कलकत्ता है, इनको ही कहा जाता था 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे उसकी बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अंग्रेजों ने 1640 में अंग्रेजों ने स्थापना कर दी मद्रास की। मद्रास की जैसे स्थापना की, यानी इन्होंने 1640 में किसकी स्थापना की, मद्रास में। मद्रास की स्थापना की, मद्रास बसाया। मद्रास में इन्होंने कोठी बनाई, फैक्ट्री खोली। और जैसे ही खोली तो पूछा जाता है कि मद्रास की स्थापना किसने की, तो आंसर है फ्रांसिस डे। यानी मद्रास की स्थापना किसने की, फ्रांसिस डे ने। अगर मेरे प्यारे दोस्तों बात करेंगे 1668 से लेकर के 1677 तक, 1668 से 1677 तक स्थापना की गई बंबई की। बंबई बसाया गया, और बंबई बसाया गया तो पूछता है ये किसने बसाया, तो आंसर है गेरोल्ड अंगियार। किसने बंबई को बसाया, गेरोल्ड अंगियार ने। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे कलकत्ता की स्थापना कब हुई, तो 1698 से लेकर के 17 ईस्वी तक स्थापना हो गई कलकत्ता की। और कलकत्ता की स्थापना किसने की, जॉब चार्नोक ने। यानी कलकत्ता की स्थापना किसने की, जॉब चार्नोक ने। तो ये तीनों ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये तीनों की तीनों ही कहलाती थी 3 प्रेसिडेंसी। यानी अंग्रेजों की ये क्या कहलाती थी, 3 प्रेसिडेंसी। ये जो 3 प्रेसिडेंसी हैं, 3 प्रेसिडेंसी, ये जो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी हैं, इसमें एक रहता था गवर्नर,
एक रहता था उप गवर्नर, और इसमें 24 थे अन्य सदस्य, और इनको ही कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी निदेशक मंडल। इनको ही क्या कहा जाता था? निदेशक मंडल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अंग्रेजों की जो 3 प्रेसिडेंसी, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इस मद्रास को किसने बसाया? तो मद्रास को बसाया फ्रांसिस डे ने। बंबई को किसने बसाया? गेरोल्ड अंगियार ने। और कलकत्ता को किसने बसाया? जॉब चार्नॉक ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही इन्होंने इनको बसाया, ये मद्रास भी, जिसे हम चेन्नई कहते हैं, वहां पे इन्होंने एक बंदरगाह बनाया, और ये बंबई खुद बंदरगाह है, और ये कलकत्ता बंदरगाह, यानी इन्होंने तीनों बड़े बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। लेकिन समय बदला, और समय बदलने के बाद में 1700 ईस्वी के जस्ट 7 साल बाद, यानी 1707 में मुगल वंश का शासक औरंगजेब का निधन हो गया। और जैसे ही औरंगजेब का निधन हुआ, उसके बाद में जो भी छोटे मोटे राजा बने मुगल वंश में, यानी सीधी सी बात यह है कि औरंगजेब के मरने के बाद में मुगल वंश का पतन होता चला गया। औरंगजेब के मरने के बाद में जैसे ही मुगल वंश का पतन होता गया, उसी के बाद में ही जो मुगलिया सल्तनत में, जो मुगल वंश में जो एक अन्य जगह पर सूबेदार नियुक्त किए थे, उन्होंने दिल्ली की गद्दी को कमजोर देख उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। जैसे ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, तो उसी समय बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बना। 1707 के बाद में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बना, और जैसे ही ये स्वतंत्र राज्य बना, यहां पर 1713 ईस्वी में सबसे पहला जो नवाब बना, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। यानी कौन नवाब बना बंगाल का? मुर्शिद कुली खां। और ये मुर्शिद कुली खां 1713 से लेकर के ये 1727 तक बंगाल का नवाब रहा है। यानी मुर्शिद कुली खां ये वही है, जब ये शासक बना, बंगाल का नवाब बना, स्वतंत्र इसने बंगाल को किया मुगलिया सल्तनत से अलग होकर, तो इस मुर्शिद कुली खां ने अपने नाम पर एक मुर्शिदाबाद नगर बसाया। मुर्शिदाबाद नगर बसा करके इसने राजधानी भी बनाया मुर्शिदाबाद को। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले जो बंगाल की राजधानी थी उसका नाम था ढाका। ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी किसको बनाया? मुर्शिदाबाद को। और मुर्शिदाबाद की स्थापना भी किसने की? मुर्शिद कुली खां ने। तो मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां के समय इसकी क्या थी? राजधानी थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, समय जब बदलता है, इसमें कई और नवाब आते हैं, लेकिन जब नवाब धीमे धीमे झड़प होती है। और दूसरी बात यह है कि एक मुगल वंश में एक राजा हुआ था, मुगल शासक, जिसका नाम था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को एक बीमारी हो गई थी, और उस बीमारी का इलाज अंग्रेजों ने किया। जब अंग्रेजों ने उस बीमारी का इलाज किया, फर्रुखसियर बिल्कुल ठीक हो गया, तो फर्रुखसियर से बोला गया, फर्रुखसियर ने बोला, आप क्या मांगते हो? तो अंग्रेजों ने कहा कि आप जो देना चाहो वो दे सकते हो। तो बड़ी चालाकी से अंग्रेजों ने कह दिया कि हमें आप कर मुक्त व्यापार करने दीजिए। तो फर्रुखसियर ने कर मुक्त व्यापार करने का आदेश भी दे दिया अंग्रेजों को। इसीलिए मुगल वंश में यदि किसी शासक को घृणित कायर कहा जाता है तो वो फर्रुखसियर है।
तो फर्रुखसियर के समय से ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर मुक्त व्यापार कर रही थी। लेकिन जैसे 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद में यहाँ अन्य राजा भी हुए, फर्रुखसियर उन्हीं में राजा है। और उसके बाद में जैसे नवाब यहाँ बनते हैं तो नवाबों ने जैसे इसको स्वतंत्र किया, तुरंत नवाबों ने यहाँ पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जब टैक्स लगाना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्रुखसियर ने तो कर मुक्त व्यापार करने का बोला, आप टैक्स क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा जब वो राजा थे तब उन्होंने मना किया था, वो नहीं अब बंगाल के हम राजा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स को लेकर के इन दोनों के बीच में आपस में मतभेद शुरू हो गया। धीमे धीमे यहाँ पर ब्लैक हॉल की घटना भी होती है। 1756 में ब्लैक हॉल की घटना होती है, उसमें कई व्यक्तियों को बंदी बना करके एक हॉल में बंद कर दिया जाता है, उसमें उनकी दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। उसमें कई व्यक्ति बताते हैं कि उसमें से इतने बच गए, किसी ने कहा कि जेड हॉलवेल बच गया, उसने जाकर के पूरी घटना क्लाइव को जाकर के बताई। तो वो इतिहास का टॉपिक है। फिलहाल में हमें यहाँ पे केवल इतना समझना है कि बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे सीधा प्लासी के युद्ध की, कि अंग्रेजों के बीच और नवाबों के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ तो उस पहले हम युद्ध की बात करेंगे जो अनिर्णायक युद्ध था। निर्णायक युद्ध नहीं था, केवल एक षड्यंत्र था। अंग्रेजों ने बंगाल बहुत संपन्न शक्तिशाली यानी राज्य था, लेकिन बंगाल को ये लोग बिल्कुल कंगाल करेंगे वो देखते हैं। यदि हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध की, ये जो प्लासी का युद्ध है ये 23 जून 1757 में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध ये जो प्लासी का युद्ध है ये 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव यानी ये किस किस के मध्य हो रहा है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश की तरफ से कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ये जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध होगा, लेकिन इस युद्ध में सिराजुद्दौला को जो धोखा देने वाला इंसान है, सिराजुद्दौला को जो धोखा दिया उसका नाम है मीर जाफर। इस मीर जाफर न कहें, मीर काफर कहें तो ठीक है। इस मीर जाफर ने बंगाल का नवाब बनने के लिए अंग्रेजों से जाकर के मिल गया। जब अंग्रेजों से जाकर के मिल गया तो युद्ध में इसने चालाकी से, ये सेनापति है, सिराजुद्दौला का कौन है? ये सेनापति है। तो इसने बंगाल का नवाब बनने के लिए रॉबर्ट क्लाइव से गुपचुप तरीके से संधि कर ली और सिराजुद्दौला की तरफ यानी सिराजुद्दौला के खिलाफ इसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। जब षड्यंत्र रचा तो 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। ये जो प्लासी नामक जगह है ये है पश्चिम बंगाल में वर्तमान में। ये वर्तमान में किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में एक जिला है जिसका नाम है नादिया। नदिया भी बोल सकते हैं। जिला कौन सा है? नदिया। एक पश्चिम बंगाल में जिला है जिसका नाम है नदिया। ये नदिया जिले में पड़ता है वर्तमान में प्लासी। लोकेशन पूछी गई है इसकी पेपर में कि प्लासी का युद्ध जहां हुआ वो वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? तो वर्तमान में वो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पड़ता है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। जब सिराजुद्दौला हार गया, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, यानी इस युद्ध के बाद में देखा जाता है
तो ये युद्ध अनिर्णायक था, अनिर्णायक। कैसा युद्ध था ये? अनिर्णायक युद्ध, क्योंकि ये युद्ध नहीं था, ये एक तरह से षड्यंत्र था। लेकिन इसके बाद में एक और युद्ध हुआ जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। यानी बक्सर का युद्ध, ये जो बक्सर का युद्ध है, इसके बाद में ये कहानी है कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो उसका ही दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम ने अंग्रेजों से मिलकर के कह दिया कि आप मुझे बंगाल का नवाब बना दीजिए, मैं आपको माला माल कर दूंगा। तो इस लालच में आके उन्होंने मीर जाफर को हटा दिया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन जैसे ही मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, फिर बिहार में पड़ता है और इसने मुर्शिदाबाद से राजधानी बदल करके कहां बना ली? मुंगेर में। किसने बनाई? मीर कासिम ने। जैसे राजधानी बदली मुंगेर, मुंगेर बिहार में पड़ता है, लेकिन जैसे इसने राजधानी बदली उसके बाद में अंग्रेजों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों को पता लगा कि इससे अच्छा तो मीर जाफर ही था, तो इसको हटाने के बाद, यानी इसके मारने की साजिशें की गई, इसे हटा दिया गया, मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन ये मीर कासिम भाग करके दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से जाकर के मिलता है। इन दोनों से मिलता है, खुद अपनी सेना एकत्रित करता है और ये तीनों के तीनों मिलकर के एक युद्ध की घोषणा कर देते हैं, जो आपका युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होगा। इसमें कौन कौन युद्ध में भाग लेंगे और कौन जीतेगा कौन हारेगा, मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं। यानी इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ 3 राजा थे और एक तरफ अंग्रेज। अंग्रेज की तरफ से किसने भाग लिया, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि संविधान का टॉपिक है, इसलिए हम संविधान वाले पॉइंटों की बात करेंगे। जो दूसरा युद्ध हुआ है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध, ये जो बक्सर का युद्ध है ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, जिसमें जो बंगाल का नवाब था, पूर्व बंगाल का नवाब कह लीजिए, उसका नाम था मीर कासिम, जिसमें दूसरा था अवध का नवाब। अवध का नवाब, और जिसका नाम था शुजाउद्दौला। दूसरा कौन था? शुजाउद्दौला। और जिसमें तीसरा जो भारत की तरफ से लड़ रहा था, भारत में जो दिल्ली का, यानी सीधा कह सकते हैं मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। यानी कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक तरफ और वो अकेला एक तरफ, जिसका नाम है हेक्टर मुनरो। क्या नाम है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ये तो भारत की तरफ से हैं और ये कंपनी की तरफ से, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है, ये उसकी तरफ से युद्ध लड़ रहा है हेक्टर मुनरो, और ये भारत की तरफ से, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर के युद्ध लड़ते हैं
और तीनों के तीनों पराजित होते हैं। उस युद्ध का नाम क्या है? बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध को देखा जाए तो ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। और इस बक्सर की लोकेशन देखें तो ये वर्तमान में बिहार का एक जिला है। बिहार का क्या एक जिला। जब इस युद्ध में देखा जाता है कि ये तीनों के तीनों हार जाते हैं तो फिर जीता कौन? हेक्टर मुनरो। जैसे ये जीतता है इसके बाद में एक संधि होती है जिसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि। ये जो इलाहाबाद की संधि है इससे अगले ही साल कब हुई थी? 1765 में। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये तीनों हार जाते हैं, हारने के बाद में इनकी हत्या नहीं की जाती है, इन तीनों को बुलाया जाता है और तीनों के साथ एक संधि की जाती है। और जब संधि होती है तो उस संधि में इन पर जुर्माना लगाया जाता है तीनों पर, और कह दिया जाता है कि ये जो बंगाल है, बंगाल कौमा बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कंपनी के हाथों में रहेगी, यानी कंपनी के पास रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के बाद में 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। जब अंग्रेजों के हाथ में चली गई, दीवानी का मतलब यह है कि ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा से अब रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, यानी इनको कर लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। वहां पे जब कर लेने का अधिकार प्राप्त हो गया तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पे हम बात करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव की। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है इसका कार्यकाल भारत में 2 बार रहा है। एक तो ये 1757 से 60 तक ये बंगाल का नवाब रहा है। दूसरा, ये जब इलाहाबाद की संधि हुई है तब आया है, और ये रहा है कब तक? 67 तक। तो रॉबर्ट क्लाइव भारत में 2 बार देखा गया है। इलाहाबाद की संधि में भी ये है, क्योंकि ये इसको बुलाया गया कि जब हम दूसरा युद्ध जीत गए। और ये जो बक्सर का युद्ध है ये निर्णायक युद्ध है। कैसा युद्ध है? निर्णायक। ये निर्णायक युद्ध है। और इस निर्णायक युद्ध के बाद में ही अंग्रेजों का बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। 1765 के बाद में, 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद में और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना होगी। द्वैध शासन, यानी द्वैध शासन लागू हो गया। कहां पर? बंगाल में। जब बंगाल में जैसे द्वैध शासन लागू हो गया, अब 2 व्यक्ति टैक्स वसूलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1765 से लेकर के 1772 तक, 1765 से लेकर के 1772 तक इस बंगाल को पूरी तरह से लूटा जाएगा। तमाम दुनिया के टैक्स लगा दिए जाएंगे। जो बंगाल एक समय पर संपन्न राज्य था, उस बंगाल को कंगाल इन्होंने 7 साल में कर दिया। 65 से 72 वर्ष, यानी 72 तक कितने हो गए? 7 साल। इन्होंने द्वैध शासन लगा करके 7 साल में बंगाल को बिल्कुल कंगाल कर दिया। उसके बाद में फिर जब जैसे ही यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है, लेकिन यहाँ कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से उल्टा सीधा पैसा कमा करके ले जाते हैं। कोई वहां पे बंगला बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है ब्रिटेन में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये सब कुछ देखा गया तो वहां के लोग जो देख रहे थे ब्रिटेन के, वो बहुत हक्का बक्का थे, क्योंकि वो जब देख रहे थे तो वो यही बोल रहे थे कि वो वहां से मोटा पैसा कमा रहे हैं, कंपनी बहुत फायदे में जा रही है। कंपनी जब बहुत फायदे में जा रही है, ये लोग बहुत पैसा कमा के ला रहे हैं, यहाँ अपना मकान बना रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तमाम नए नए प्रकार की बाइकें ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंपनी मुनाफे में चल रही है। लेकिन कंपनी के बारे में तो तब पता लगा जब कंपनी घाटे में चली गई और कंपनी ने जाकर के ब्रिटेन में ऋण लिया,
जब ऋण लिया तब पता लगा कि कंपनी तो घाटे में चल रही थी, लेकिन कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो मुनाफे में चल रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के खिलाफ जांच बैठाल दी, और जांच जब बैठाली तो एक समिति बनाई जिसका नाम है गोपनीय समिति। इस गोपनीय समिति के कहने से ही अब भारत में अधिनियम पारित होकर के जाएंगे ब्रिटेन से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अधिनियमों के बारे में हम कल बात करेंगे, और कल ही हम बात करने वाले हैं जो इस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कैसे बनाया जाएगा। तो आज की क्लास कैसी रही? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।